मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अपठित पद्यांश, अनसीन पोएट्री। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी अनसीन पोएट्री को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्पों का चयन कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई प्रश्न डिस्क्रिप्टिव है या सब्जेक्टिव है तो प्रश्नों के सही उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं, इसका ज्ञान आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये दो पंक्तियां पढ़ते हैं। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। ये सूरदास की रचना है और इन पंक्तियों में आप ध्यान दीजिए, वाक्य संरचना का ध्यान नहीं रखा गया है। वाक्य संरचना, यह वाक्य संरचना का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वाक्य संरचना में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। ये हिंदी वाक्य संरचना की प्रणाली है, यह हिंदी वाक्य संरचना का नियम है। लेकिन कविता में इस वाक्य संरचना को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लय, तुक, छंद, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी बिंदुओं को अंग्रेजी में पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। इसलिए हम लोगों को कविता के प्रश्नों को उत्तर करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले हम लोग उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे या सिंपल वाक्य में कन्वर्ट करें। तो निसी दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात हमारे नयन निसी दिन, निसी मतलब रात और दिन मतलब दिन, दिन रात बरसते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, सदा रहती अर्थात हम पर सदैव पावस ऋतु अर्थात बारिश का ही मौसम रहता है। जबते श्याम सिधारे अर्थात जब से श्याम हमें छोड़कर दूर चले गए हैं तब से हमारी आंखों में केवल बारिश का ही मौसम रहता है और हमारी आंखें रात दिन बरसती ही रहती है। तो किसी भी अनसीन पोएट्री को सॉल्व करने से पहले जब आप उसे सिंपल वाक्य संरचना में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ दूसरी पंक्तियां देखिए, इस प्रकार की हैं। यह एक दोहा है बिहारी की। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। अर्थात बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छिपा दी है। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली वापस मांगते हैं तो वो लोग सोह करे अर्थात कसम खाने लगती हैं। भौनु हंसे, आईब्रोज से वो हंसती है और देने का नाम पर वो कहती है ना मैंने तो लिया ही नहीं है। तो जब आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए तो देखिए कितना नहीं आसान हो गया। इस आधार पर हम लोग दो अनसीन पोएट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए, नॉर्मली किसी परीक्षा में, स्कूल की परीक्षाओं में या किसी किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी ऑप्शंस में अनसीन पोएट्री रहती है, अर्थात दो अनसीन पोएट्री होगी, उसमें से आपको किसी एक का ही उत्तर करना है। तो अनसीन पोएट्री को सॉल्व करने से पहले आप उस अनसीन पोएट्री के प्रश्नों को देखिए कि कौन सा प्रश्न आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। जो प्रश्न आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा वो अनसीन पोएट्री भी, अपठित पद्यांश भी आसान होगा। तो हम लोग पहले प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को देखने के बाद ये तय करेंगे कि हमें कौन से अनसीन पोएट्री को अटेम्प्ट करना है। ये प्रश्न देखिए, आप प्रश्न पर आ गए। अब देखिए, कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है। आपको क्या करना है, जो कविता के प्रश्न हैं उसके मुख्य बिंदुओं को नोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, किसे छोड़ने की बात, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे अंडरलाइन कर लेना है, किसे छोड़ने की बात, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि किसके समान जीने को कहता है, किसके समान जीना, इसे आप अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इस प्रश्न का जो मुख्य अंग है, मुख्य बिंदु है, वो है किसके समान जीने। तीसरा देखिए, भले व्योम फट जाए का अर्थ है, अर्थात
ये सिंगल कोट में है और सिंगल कोट में रहने का मतलब हुआ कि ये पंक्ति एज इट इज़ अनसीन पोएट्री में है और इसका क्या अर्थ है, भले व्योम फट जाए का अर्थ। चौथा नंबर सवाल का जो मुख्य बिंदु होगा, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं, किसका उपभोग। और पांचवें नंबर सवाल को देखिए, इन पंक्तियों में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। अर्थात ये जब हम लोग पोइट्री पूरी पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस अपठित पद्यांश को पढ़कर हमें क्या प्रेरणा, क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो प्रेरणा, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, अगर ये प्रश्न सब्जेक्टिव होगा तो कुछ इस तरीके के ही सवाल होंगे। कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, कवि किसके समान जीने को कहता है, भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या है, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं, इन पंक्तियों में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो इस तरीके का ही आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बस फ़र्क इतना है कि आपको उसमें टू दी पॉइंट वाले या करेक्ट ऑप्शंस को ही चुनना है, तभी जाकर आपको पूरे अंक मिलेंगे। और इसमें सब्जेक्टिव है, इसमें चाहें तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा मोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, आपने अंडरलाइन कर लिया, अब हम लोग आते हैं पोइट्री पर। ये देखिए पोइट्री, पहला था क्या छोड़ना है, किसके जैसा जीना है, व्योम फट जाने का अर्थ, मुसीबतों से लाभ और पंक्तियों से प्रेरणा। मतलब हम लोगों ने प्रश्न के मुख्य बिंदुओं को कविता के दाएं तरफ लिख लिया है। ये वाला स्थान खाली है इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी भी पंक्ति को सामान्य वाक्य में कन्वर्ट करना है तो आप उसके बगल में लिख सकते हैं। देखिए, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो। क्या छोड़ना है? देखिए, वैराग्य। पहले ही पंक्ति में पहले ही प्रश्न का उत्तर मिल गया, वैराग्य। अब आप यहाँ ऑप्शन में आइए, कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ देखिए वैराग्य। चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार, शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। किसके जैसा जीना है? योगियों की तरह नहीं, विजयी लोगों की तरह जीना है, जो विजेता बनते हैं उनकी तरह जीना है। 2 नंबर सवाल देखिए, उसके ऑप्शन में क्या ये है, कवि किसके समान जीने को कहता है? योगियों के, भोगियों के, विजयी व्यक्तियों के, राजाओं के। विजयी व्यक्तियों के। उत्तर मिल गया, 3 में टिक लगा दीजिए। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। देखिए, व्योम फट जाने का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर निकालने से पहले आप देखिए, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, छोड़ो मत अपनी आन। अर्थात किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में अपनी आन और अस्मिता को नहीं त्यागना चाहिए। भले ही आपका शीश कट जाए, आपका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अपनी आन अस्मिता पर आँच न आने जाए। मत झुको अनय पर, अनय अर्थात अन्याय, अन्याय के सामने मत झुको, भले व्योम फट जाए। भले व्योम फट जाए अर्थात कुछ भी हो जाए, मे व्हाट कम, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन पर हमें ना अन्याय के सामने झुकना है और ना ही अपनी आन पर आँच आने देना है। तो व्योम फट जाने का अर्थ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, भले व्योम फट जाए का क्या अर्थ है? कितनी ही मुसीबत आ जाए, जी एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। मूसलाधार वर्षा बिल्कुल नहीं, आसमान 2 टुकड़ों में बढ़ जाए बिल्कुल नहीं, आसमान से फूलों की वर्षा हो जाए बिल्कुल नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को मिल गया। अब आगे देखते हैं। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, नत हुए बिना जो असनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। अब देखिए, मुसीबतों से क्या लाभ होता है? अगर आप मुसीबतों का सामना करते हैं तो आप स्वतंत्र रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, आपको किसी के अंडर में या किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। आप इसे अंडरलाइन कीजिए, इसके नीचे आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप चौथे नंबर पर आइए, प्रश्न में क्या लिखा है, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हुए किसका उपभोग करते हैं? दुखों का, सुखों का, परतंत्रता का या स्वतंत्रता का?
स्वतंत्रता का। यहाँ सुखों का भी उत्तर हो सकता था, लेकिन स्वतंत्रता का ज़्यादा सही उत्तर है, क्योंकि एक तो ये अनसीन पैसेज में है और दूसरा जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो सुखी होता ही होता है। 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर, पंक्तियों से क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है, किसी भी अनसीन पोइट्री को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 तकनीक अपनानी पड़ती है। पहला है स्कैनिंग, दूसरा है स्कीमिंग। स्कैनिंग अर्थात हम लोगों ने अनसीन पोएट्री को पढ़ा और उसके बाद हमें जो उत्तर मिल गया वो हुआ स्कैनिंग। और स्कीमिंग अर्थात दूध से घी निकालना, अर्थात हम लोगों ने इस अनसीन पोएट्री को पढ़ लिया और उसे पढ़ने के बाद जो भाव उमड़ कर आ रहा है उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना स्कीमिंग कहलाता है। जैसे पंक्तियों से प्रेरणा क्या मिली, तो आप इस 5वें नंबर प्रश्न पर आइए। इन पंक्तियों से कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? आन बान की रक्षा करने की, जीवन में विजयी होने की, जीवन को सार्थक बनाने की, उपयुक्त सभी। देखिए, इन तीनों की प्रेरणा तो मिल ही रही है, इसीलिए विकल्प नंबर चौथा ही सही है, उपयुक्त सभी। और अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या लिखते? कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? कवि वैराग्य भरे जीवन को छोड़ने की बात कर रहा है। कवि किसके समान जीने को कहता है? कवि विजयी व्यक्तियों के समान जीने को कहता है। भले व्योम फट जाए का क्या अर्थ है? भले व्योम फट जाए का अर्थ है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, हमें अपने पथ से पथभ्रष्ट नहीं होना है। जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे स्वतंत्र जीवन जीने के सुख का उपभोग करते हैं। इसी तरीके के प्रश्न का आपको सॉल्व कर देना था। इन पंक्तियों से कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? इन पंक्तियों से कवि अपने आन बान की रक्षा, जीवन में विजयी होने की प्रेरणा, जीवन को सार्थक बनाने की कला आदि के बारे में प्रेरणा दे रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया। किसी भी अनसीन पोएट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उन प्रश्नों को देखें, प्रश्न के मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन कीजिए, अनसीन पोएट्री के बगल में लिख लीजिए, नंबरिंग के साथ पढ़ते जाइए और उत्तर ढूंढते जाइए। ये तो हम लोगों ने कर लिया पहला। इसी आधार पर अब हम लोग एक दूसरा अनसीन पोएट्री करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो देखिए, हम लोगों ने क्या निर्णय लिया है कि पद्यांश को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? गलत राह से सही राह, ये इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है। इसे आप अंडरलाइन कीजिए, गलत राह से सही राह। दूसरा, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग पूरी अनसीन पोएट्री पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि इस काव्यांश का केंद्र बिंदु, मुख्य थीम या मेन थीम क्या है। अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंतर अर्थात हृदय का स्नेह बांटने से, तो स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव, ये है इस प्रश्न का मुख्य बिंदु। इसे अंडरलाइन कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, अलंकार यहाँ कौन सा है ये आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। इसका उत्तर आपको शायद पंक्ति में ना मिले, ये आपको काव्य सौंदर्य या अब जब आप अलंकार, छंद ये अध्ययन करेंगे उसके बाद ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाएंगे। गिरे हुए को उठाने में कौन सा भाव निहित है? गिरे हुए को उठाने में कौन सा भाव, बस इतना आपको अंडरलाइन करना है। और 6वां नंबर प्रश्न हुआ आपका, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। धृष्टता के कपोल आंसू से गीले, ये इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है। आपको इसे ऐसे लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना है और अनसीन पोएट्री के राइट हैंड साइड में लिख देना है। अब देखिए, अगर ये वस्तुपरक ना होकर सब्जेक्टिव होता तो प्रश्न कुछ इस तरीके से बनते, गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? प्रस्तुत काव्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
गिरे हुए को उठाने में कौन सा भाव निहित है, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा निर्णय लिया है, प्रश्न के मुख्य बिंदु को हम लोग पद्यांश के राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, एक गलत से सही रहा, काव्यांश का केंद्र बिंदु, स्नेह बांटने का प्रभाव। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ नहीं लिखा गया है क्योंकि वो अलंकार से जुड़ा हुआ है और उसका ज्ञान हमें उसी समय होगा जब हम अलंकारों, रस, छंद आदि को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो 5वें नंबर प्रश्न को देखिए, गिरे हुए को उठाने में भाव, और 6वां नंबर धृष्टता के कपोल, इसके पीछे का भाव। तो हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचय विहीन, जिसे तुम समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर पड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की, हो तेरे हाथों ना भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो। ठीक है, तो गलत, देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि गलत से सही राह पर कैसे लाया जा सकता है। गलत राह पकड़ ली है तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अर्थात अगर हम लोग स्नेह से काम लेंगे तो गलत को सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो स्नेह से काम जरा, इसे अंडरलाइन कीजिए, इसके नीचे 1 लिखिए क्योंकि 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अब आ जाइए विकल्प पर और देखते हैं कि ये उत्तर सही है कि नहीं। गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? डांट फटकार के द्वारा, प्रेम व अपनेपन के व्यवहार द्वारा, उसे अपमानित या नीचा महसूस करवाकर, उसे सजा दिलवाकर। ऑब्वियसली बीट नंबर 2, प्रेम व अपनेपन के व्यवहार द्वारा। स्नेह बांटने का प्रभाव, क्योंकि 2 नंबर जो प्रश्न है वो तो स्कीमिंग पर डिपेंड कर रहा है। ओके, कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। तो स्नेह बांटने का प्रभाव क्या है? स्नेह बांटने का प्रभाव है, देखिए, हर समय प्यार भा सकता है। अर्थात जमाना भले ही बहुत खराब है, लेकिन जब आप स्नेह बांटते हैं तो भ्रष्ट आदमी भी विनीत बन जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 के ऑप्शंस में आइए तो आपको पता चलेगा। अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति दूसरों को गिराकर स्वयं प्रगति करता है? ये तो हो ही नहीं सकता। व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सहज हो जाता है। तीसरा नंबर ही ऑप्शन सही है। क्यों? यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। अर्थात ज़माना बहुत ही ख़राब है, बहुत ही भ्रष्ट है, करप्ट है, लेकिन अगर आप प्रेम से, स्नेह से बात करेंगे तो वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और सहज हो जाता है। इसका उत्तर ये है। 5वां नंबर प्रश्न, गिरे हुए को उठाने का भाव। यहाँ देखिए, जो गिरे हुओं को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। तो गिरे हुए को उठाने में क्या भाव है? मानवता, प्रेम भाव है। गिरे हुए को उठाने में क्या भाव है? गिरे हुओं के प्रति प्रेम भाव। 5वें नंबर प्रश्न पे जाते हैं। हाँ, ऐसे चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आपके छंद और काव्य सौंदर्य का अध्ययन जब आप कर लेंगे तभी जान पाएंगे। ऐसे बता दूं, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो। तो देखो, अपने अंतर, अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ देखिए देकर देखो, द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, जिसे अंग्रेजी में एलिटरेशन कहते हैं। 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर हुआ, गिरे हुए को उठाने में कौन सा भाव निहित है? अपनी श्रेष्ठता का भाव? बिल्कुल नहीं। गिरे हुए के प्रति दया भाव? जी ये भी नहीं। गिरे हुए के प्रति प्रेम भाव? हाँ, गिरे हुए के प्रति प्रेम भाव, बीट नंबर 3 ही सही है। सहायता का भाव? तो सहायता हम लोग केवल गिरे हुए को नहीं करते हैं, सहायता हम लोग योग्य व्यक्तियों की भी करते हैं, इसीलिए सहायता का भाव सही तो लग रहा है लेकिन सटीक नहीं है। सटीक बीट नंबर 3 ही है। अब देखिए, धृष्टता के कपोल
का भाव। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसुओं से गीले होते हैं। अर्थात कवि का मानना है कि भले ही कोई बहुत ही बड़ा धृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसने कितना ही दुस्साहस क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे प्रेम से देखते हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसके कपोल कपोल अर्थात उसके गाल आंसुओं से गीले हो जाते हैं, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि उसने गलती कर दी और एक आदमी उसे प्रेम भरी नज़रों से देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो धृष्टता के कपोल वाले भाव का जो उत्तर होगा वो इस ऑप्शन में देख लीजिए। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते का अर्थ है बुरे व्यक्ति का हृदय भी भावनाओं से भरा होता है। पहला नंबर ही सही उत्तर है। दूसरा देखिए, बुरा व्यक्ति दूसरों के कष्ट देकर ना, प्रत्येक बुरा व्यक्ति हृदयहीन होता है, बिल्कुल नहीं। बुरा व्यक्ति कभी दूसरों को प्रसन्न नहीं देख सकता, नहीं। बुरे व्यक्ति का हृदय भी भावनाओं से भरा होता है, लेकिन जब तक आप उसे प्रेम प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक उसके कपोल आंसुओं से गीले नहीं होंगे। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो लज्जित महसूस करेगा, फिर वो सही राह पर आ जाएगा। तो इस अनसीन पोइट्री को पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि काव्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? प्रेम, समर्पण, दूसरों के प्रति स्नेह भावना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं और देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? प्रेम की शक्ति। भ्रष्ट व्यक्ति भी नहीं है, व्यक्ति की शक्ति भी नहीं है, धन की शक्ति भी नहीं है, प्रेम की शक्ति। प्रेम में बहुत शक्ति है और वो धृष्ट व्यक्ति के कपोल में भी आंसू ला सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी अनसीन पोएट्री को अगर हम लोग पहले वाक्य या गद्य के रूप में कन्वर्ट कर लें और प्रश्नों को अंडरलाइन कर लें, उसके बगल में उन प्रश्नों के मुख्य बिंदुओं को लिख दें, उसके बाद हम लोग अनसीन पोएट्री को पढ़ते जाएंगे और उत्तर हम लोगों को मिलते जाएगा। ये बड़ा ही आसान और सरल तरीका है। इससे समय की बचत भी होती है और हम लोग टू दी पॉइंट वाले आंसर ही चुन पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।